चैप्टर 12 देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। ओम मीटर है एसआई यूनिट आपके रेजिस्टिविटी की। आपको एक क्लोज डायग्राम बनाना है जिसमें 0.5 दूरी मतलब लॉन्ग निक्रोम वायर है एक्स वाई, एक एमीटर हो, एक वोल्ट मीटर हो और 4 सेल हो 1.5 वोल्ट के और एक प्लग की हो। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 0.5 मीटर लॉन्ग आपका निक्रोम वायर है एक्स और वाई के बीच में। इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया गया है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा सके। इसके सीरीज में एमीटर लगा हुआ है, ये आपकी की है और यहां पर आपके 4 सेल लगे हैं 1.5 वोल्ट के। कुल मिला के आपका 6 वोल्ट होता है ये। उसके बाद है ये जो आपका ग्राफ है, इसको प्लॉट किया गया वोल्टेज और करंट के बीच में। आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ वी आई रेशियोज जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 होगा, यानी कि यहां करीब 1.2 यानी कि करीबन यहां पर, और ये 1.6 इस जगह पे। तो इस पे आई की वैल्यू क्या होगी, साथ में वी बाय आई का रेशियो निकालना। और इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 0.8 को निकालने चलूं तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे कहीं यहाँ मिलेगी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 1.6 को मैं अगर आगे बढ़ाऊं और इसको जोड़ूं तो 1.6 वोल्ट के लिए जो करंट की वैल्यू है वो है 0.6। तो V बाय आई का रेशियो ये हुआ और यही R होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ हम जानते हैं। तो रेजिस्टेंस निकलेगा इससे, तो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका 2.67। अब क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी V बाय आई रेशियो के लिए रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो 1.6 बाय 0.6 यानी कि 2.67, कोई भी रेशियो ले लीजिए V बाय आई का, आपको रेजिस्टेंस सेम ही मिलेगा, जो कि संख्या है 2.67। आपको इस सर्किट को देखना है और बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 ओम के अक्रॉस। तो 10 और 2 20 ओम ये आपके सीरीज में है, यानी कि 10 प्लस 20 सीरीज में डायरेक्टली जुड़ जाता है। कुल मिला के रेजिस्टेंस इस सर्किट का है 30 और आपके पास वोल्ट है 3। तो V इक्वल टू आई आर होता है। अगर आपको करंट निकालना हो तो V बाय आर करेंगे। V आपका है 3, R है आपका 30, तो करंट इससे आएगा। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ दिया गया। दोनों को रेजिस्टेंस जोड़ते ही हम देख रहे हैं 10 प्लस 20 यानी कि 30 आया यहाँ पे। इसके अलावा जो आई आपने निकाला वो है V बाय आर एस, है ना, 3/30 जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो 0.1 एम्पियर आ गया। अब 0.1 एम्पियर यहाँ पर बह रहा है ये करंट, और 10 ओम के अक्रॉस के पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस यहाँ और यहाँ क्या होगा। तो आपके पास आई है, आर भी है, V निकाल लीजिए, V इक्वल टू आई आर होता है, ये यहां पर ले लीजिए, और 10 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो 1/10 इंटू 10 1 वोल्ट आ गया। आपको करंट बताना है जो बैटरी से ड्रॉ किया जाएगा। अगर एक नेटवर्क है आपका जो जिसमें 4 रेजिस्टर्स हैं, अब देखिएगा ये जो सीन दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, उस हिसाब से ये 10 और ये 10, ये तीनों सीरीज में है, मतलब एक साथ है ना। करंट एक ही फ्लो कर रहा है, जहां करंट एक की तरफ फ्लो करता है या एक जैसा फ्लो करता है उसे हम सीरीज में कहते हैं। 10 कितना हो गया, 30। अब ये 30 जो है इसके साथ पैरेलल में, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस ये बना दूं तो ये 30 इसके साथ पैरेलल में है, तो 1/10 प्लस 1/30 इसका रिजल्ट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम 1/R4 यानी कि 1/10 लेंगे, और ये 30 कहां से आया, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 1/10 प्लस 1/30, ये 1/R है। R निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, तो R आएगा 7.5 ओम। अब हमारे पास R आ गया और हमारे पास V भी है, तो I निकाल सकते हैं। I होगा V बाय आर, V इक्वल टू RI होता है ओम्स लॉ। तो यहां से हमारा I जो है 0.4 एम्पियर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको बताना है और डिफाइन भी करना है इसकी एसआई यूनिट। एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बी से लेकर ए तक। आपको डायरेक्शन बताना है कन्वेंशनल करंट की, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है अपने आंसर का।
उसके बाद एक स्टेडी करंट है 1 एम्पियर का जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू। आपको बताना है कितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस सेक्शन में, जो इस कंडक्टर में 1 सेकंड में। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको इतना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पहले तो समझिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितना द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम t इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैं इसको इस तरीके से बताता हूं, क्यू होता है आई होता है क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक यूनिट टाइम में, या कहें टाइम में, तो इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट इसकी होती है एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 एम्पियर करंट तब होगा जब 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से बह रहा होगा 1 सेकंड के लिए। अगर इन दोनों को एक एक कर दिया जाए 1 बाय 1 होगा 1, तो आई 1 हो जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट जब 1 कूलम का चार्ज 1 यूनिट टाइम के लिए बह रहा होगा, तो 1 एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं, 1 कूलम पर सेकंड। अब इस वाले में आते हैं कन्वेंशनल करंट। अब देखिएगा कि ध्यान रखिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही बहते हैं, प्रोटॉन नहीं बहते। इलेक्ट्रॉन जहां बह रहे होंगे कन्वेंशनली इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिया जाता है, बस इसको ध्यान रखिएगा। चार्ज है हमारा Q इक्वल टू एन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। Q आपका 1 कूलम, इस अगले पार्ट का जवाब दे रहा हूं। Q इक्वल टू एन ही है, Q आपका 1 कूलम है, n क्या होगा Q बाई n होगा Q बाई। Q कितना 1 कूलम, E है मतलब जो चार्ज है वो इतना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको डिवाइड करेंगे आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है मटेरियल की, इसका एसआई यूनिट आपको बतानी है और डिस्क्राइब करना है एक एक्सपेरिमेंट को। जो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पहले तो समझिए R होता है रो L अपॉन A। तो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप ये है। तो अगर मान लीजिए L आपका 1 मीटर है और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर। तो यही आपका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस है एक मेटालिक वायर का जिसका यूनिट लेंथ है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है, एक एक है। और क्योंकि एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब बना लेंगे, क्यूब जो शेप है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस एक क्यूब द्वारा ऑफर किया गया जिसका साइड है 1 मीटर का या यूनिट लेंथ का, जब करंट उसमें फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैं इस तरीके से क्यूब बनाऊं और करंट यू परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है, इसका जो साइज है वो 1 मीटर है, मतलब क्यूब के हर साइड हर लेंथ इक्वल होती है, तो इसको हम कह सकते हैं। तो अगर एसआई यूनिट में बताने की कोशिश करें तो रो होगा क्या, आर, यहाँ ए आ जाएगा यहाँ एल आ जाएगा, मैं इसको इधर ले गया तो रो हो जाएगा आर ए बाय एल। तो यूनिट ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे, यूनिट आएगी यहाँ की लेंथ की। तो एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, यहाँ ओम, तो ये एम एम कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। अब हम जरा इसके बारे में बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। हमको यहाँ पता करना है कि किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक वायर की। इसके लिए हमें एक सेल चाहिए होगा, एक एमीटर चाहिए होगा, एक निक्रोम वायर चाहिए होगा, अलग अलग लेंथ लेंगे उसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस अलग अलग लेंगे। आपको निक्रोम वायर लेनी है एक लेंथ की लेकिन अलग अलग थिकनेस की। इसके अलावा हम कॉपर और आयरन वायर लेंगे सेम लेंथ की और सेम थिकनेस की जो कि निक्रोम वायर की है, ये हम सब ले लेंगे। अब करेंगे क्या, इसमें पहले तो हम सेल को कनेक्ट करेंगे, एक एमीटर को कनेक्ट करेंगे, की होगी हमारे पास, और यहां पर हम एक्स और वाई जो पोजीशन है इसके बीच में जो पहला आपको दिख रहा है, यहां पर हम निक्रोम वायर इस गैप में लगा देंगे। अब इस की को बंद करेंगे और हम एमीटर की जो रीडिंग है वो नोट करेंगे। अब ये हमको I1 दिखाएगी इस निक्रोम वायर के थ्रू, इसको हम 1 मान लेंगे I1। अब इस वायर को हम रिप्लेस कर देंगे एक और निक्रोम वायर से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, यानी कि थिकनेस सेम होगी, लेकिन उसका लेंथ हम 2L कर देंगे। ये L हो गया और ये भी L हो गया, यानी कि 2L लेंथ ले लिया हमने। फिर अब देखेंगे कितना करंट जा रहा है, तो I2 इसको मार्क कर देंगे जब हम इस की को क्लोज करेंगे। अब हम इस वायर को, ये हो गया, अब एक और वायर लेंगे ये वाला। अब यहां पर जो मार्क 3 है, जो 3
नंबर पे मार्क्ड है, जिसका लेंथ तो सेम हैगा लेकिन ये थोड़ा सा मोटा है, यानी कि इसकी थिकनेस जो है उसको हमने बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद हम दोबारा नोट करेंगे कि अब इससे क्या पास हो रहा है, जब इसको इसको यहां पर लगा दिया मोटे वाले को तब क्या होगा। इसके बाद हम की को अनप्लग करेंगे, इस जो निक्रोम अभी मोटा वाला लगाया था उसको हटा देंगे, यहां पर हम कॉपर वायर लगाएंगे उसी लेंथ का, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब हम बढ़ा देंगे, राइट। तो आप देखेंगे इसमें कितना करंट बह रहा है, I4। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है यही हम आयरन वायर के साथ करेंगे, आयरन वायर लगाएंगे अब इसमें, और फिर हम देखेंगे कितना करंट आता है I5। ठीक, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो करंट आया है I2 वो आधा होगा I1 के। आपने देखा था हमने क्या चीज चेंज की थी। और करंट I3 इंक्रीज हो रहा है जब वायर मोटा हो गया उसी लेंथ का और सेम मटेरियल का, यानी कि हमने निक्रोम का ही यूज किया लेकिन थोड़ा सा मोटा वायर लगा दिया था वहां पे। जो I4 I5 है वो कॉपर और आयरन के लिए अलग होगा, क्योंकि कॉपर और आयरन दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब मटेरियल ही अलग है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग वायर अलग अलग करंट ले रहे हैं उसी सेल से। जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो बताता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है अगर लेंथ बढ़ जाता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। दूसरा ऑब्जर्वेशन बताता है कि जब आप थिकनेस बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, तो यहां पर जैसे रेजिस्टेंस अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो नेचर है, क्योंकि हमने अब कॉपर की जगह ये निक्रोम की जगह हमने कॉपर और आयरन वायर लगाया, तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि मटेरियल बदल गया तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो कंडक्टर की मटेरियल है, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। दो पॉइंट डिफरेंस के बताने हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में। एक और सवाल इसी में है, ये बी है। 60 वॉट और 40 वॉट लैंप है, किसका ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा जब हम यूज करेंगे। पहले देखते हैं फिर बाकी पे जाएंगे। पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं। पहले डिफरेंस ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी वो काम किया गया है, वो जो एनर्जी है सप्लाई की गई उस सोर्स द्वारा ताकि जो करंट का फ्लो है वो मेंटेन रह सके, इसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और वो जो है वो हीट की तरह दिखती है आपको। तो H होता है हीट, या कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी V इंटू आई इंटू टी। अब V इंटू आई इंटू टी, आई की जगह आप V बाय आर रख दीजिए तो V स्क्वायर टी बाय आर हो जाएगा। इसी तरीके से V की जगह आई आर लिख देंगे तो आई स्क्वायर टी बाय आर, तो इसलिए ये आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो जो टाइम है, ये देखिए ये रेट होता है। इलेक्ट्रिक जो टाइम रेट है जिसपे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक पावर है। तो पावर होगा V इंटू आई, आई की जगह आप V इक्वल टू आई आर है, आई की जगह आप V बाय आर लिख सकते हैं तो V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। अब V की जगह आप आई आर लिखिए, उसका स्क्वायर करिए बाय आर, तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। मैंने आपको बताया था पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। इसी तरीके से जो काम जितना रेट है, यानी कि जितना काम किया गया पर यूनिट टाइम, वो आपका P होता है। तो ऐसा यूनिट है आज की जूल, JOULE है, जूल साहब के नाम पे दी गई है। एक जूल होता है 1 वॉट और सेकंड। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर की वो है वॉट। 1 वॉट है 1 जूल पर सेकंड। अब यहां दूसरे की बात करते हैं, 60 वॉट और 40 वॉट लैंप है, किसका ज्यादा रेजिस्टेंस है जब यूज करेंगे। देखिए पावर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, ओके। तो जितना जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कहने का मतलब पावर उतना कम कंज्यूम होगा, और जितना पावर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से किसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब हम कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, अब इसको जूल में भी चेंज करना है। तो कमर्शियल यूनिट जो है वो किलो वॉट आवर है। किलो मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की पावर 3, 1000। वॉट होगा वॉट, और आवर होगा, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 10 की पावर 3 इंटू 60 इंटू 60, ये होगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपको ओम लॉ बताना है और नेसेसरी कंडीशंस भी बताना है इसकी वैलिडिटी की, कब ये वैलिड रहेगा। कैसे इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्या होगा नेचर ऑफ ग्राफ
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बनाएं किसी कंडक्टर के लिए, आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो हम आपको निकल के आती है, रेजिस्टेंस निकल के आता है इससे। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, जब फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर वगैरह अगर सेम रहे तो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसके एंड के अक्रॉस। यानी ये कंडक्टर है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस v है, तो जो करंट बह रहा है I वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या v बाय I इक्वल टू सम कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये कांस्टेंट क्या है, यही तो रेजिस्टेंस है, v इक्वल टू आई आर, यही आपका ओम्स लॉ है। R आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। अब इसका प्रोसीजर जो दूसरे पार्ट का वो ये है कि आप इस सर्किट को हम क्लोज करते हैं, उसको सर्किट को कैसे करेंगे, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका एक्स वाई है, राइट, ये आपका सेल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और इसके सीरीज में हमने एमीटर लगा दिया, ये की हो गई। अब हम रीडिंग नोट करेंगे एमीटर की, इस करंट की, और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी आई एमीटर और वोल्ट की इस निक्रोम वायर में। अब ये बार बार स्टेप करेंगे हम, एक बार 2 सेल करेंगे, फिर 4 सेल या 3 सेल, ऐसे सेल बढ़ाते रहेंगे। तो एक सेल पे वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आई V1 और एमीटर की रीडिंग क्या आई I1। ऐसी अगर 2 सेल हैं तो V2 और I2, ऐसी V3 I3। आप देखेंगे कि जब भी हम V1 I1 करेंगे या V2 I2 करेंगे या V3 I3 करेंगे, हमेशा ये कांस्टेंट आएगा जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी रेशियो निकालेंगे हम V और I का, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। हम इसको प्लॉट करेंगे, आप V बाय I, और आप देखेंगे ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो तीनों के लिए रेजिस्टेंस होगा ये। तो वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग को हम जब भी हम सेल बढ़ाएंगे इसकी रीडिंग नोट करेंगे, V बाय I का रेशियो निकालेंगे। आप देखेंगे हमेशा ये यहाँ से V और I का रेशियो जब भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे अगर ग्राफ में, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बन रही है, ये बताती है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यही ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है। और जो V और I का जो स्लोप है, यानी कि अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, या इसी को ये जो एंगल है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपको डिवाइस बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है कंडक्टर में, तो इसे हम सेल या बैटरी कहते हैं। वहीं से हमारा अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। आपको 1 वोल्ट बताना है क्या होता है, इसको एक्सप्रेस करना है, बताना है एसआई यूनिट के टर्म्स में वर्क और चार्ज। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी अगर चार्ज है 1 कूलम का, एक बैटरी है 3 वोल्ट की। तो देखिए जब 1 जूल का काम किया गया 1 कूलम को कैरी करने में इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो पोटेंशियल यहां पर जो बनेगा उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में V होगा W बाई Q। तो W अगर निकालना चाहे, एनर्जी निकालना चाहे, तो V इंटू Q। Q हमको पता है 1 इस सवाल में दिया हुआ है, और वोल्ट आपका 3 वोल्ट है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जूल का काम होगा। एक VI ग्राफ है, दो आपके अलग अलग वायर्स है, ये A वायर है, ये B वायर है। जो दोनों वायर है अगर ये सेम लेंथ के हो, सेम थिकनेस के हो, कौन सा इनमें से ज्यादा रेजिस्टिविटी का बना हुआ है? ओके, सीधी सी बात है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब R और रो जो है आपस में डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वैसे कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि V बाय I यही होता है R, अगर मैं इनका रेशियो लूं, तो ये क्या है, V बाय I क्या है, स्लोप है, स्लोप ही रेजिस्टेंस है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बस ये समझ लीजिए। तो हम ये कहेंगे जितना ज्यादा स्लोप होगा VI का, उसका उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा मेटालिक वायर का। इस ग्राफ में ग्राफ ए का जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये करीबन 30 डिग्री दिख रहा है, तो इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है, स्लोप ज्यादा है इसका VA का, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है। अगर हम इसके लेंथ और थिकनेस को सेम माने तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जितना जो मटेरियल होगा। तो R आप कहेंगे रो 1 L अपॉन ए, एल और ए हम सेम मान रहे हैं R2 के लिए भी, तो R2 है रो L अपॉन ए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो R1 बाय R2 होगा रो 1 बाय रो 2, यानी कि R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो से, जो मैं आपको यहां बता रहा था। तो वायर A है इस कंडीशन में वो ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा होगी।
आपको लेबल डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम, जिसमें 3 रजिस्टर हो, R1 R2 R3, ये कनेक्टेड हो सीरीज में बैटरी के साथ, एक रियोस्टेट हो, एक प्लग की हो, एक एमीटर हो, और आपको स्टैंडर्ड जो सर्किट सिंबल्स हैं वो यूज करने हैं। इस सर्किट को यूज करके आपको बताना है कि करंट सेम फ्लो कर रहा है, बह रहा है हर एक पार्ट में इस सर्किट के। 2 प्रिकॉशन आपको बताने हैं जो आप इस ऑब्जर्वेशन में लेंगे, जब इस एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। तो इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहां पर आप इसको सीरीज में आप अपने एमीटर लगा दिया, ये आपका की है, और इसको क्योंकि वेरिंग करंट हम रियोस्टेट से क्रिएट करते हैं, ये रियोस्टेट हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। अब हमारा एम ये है एक्सपेरिमेंट का कि हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये सीरीज में है, तो अगर यहां आई है तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, इधर भी आई होगा, सेम करंट बहेगा हर एक पार्ट में सर्किट के। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने जैसे डायग्राम में देखा, फिगर में देखा, हम A1 B और C के बीच में लगाएंगे, A2 B D और E के बीच में एमीटर लगा देंगे, यानी कि हम हर जगह एमीटर लगा देंगे ताकि हम जान सके कि एक एमीटर की रीडिंग सेम आती है। अब हम रियोस्टेट की जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा करंट आए, स्मॉल करंट आए। हम एमीटर की रीडिंग लेंगे और ये रीडिंग हमें बताएगी कि जो R1 R2 R3 से कितना करंट बह रहा है। जो करंट होगा इस सर्किट में उसको हम थोड़ा सा रियोस्टेट से अब और बढ़ाएंगे, रियोस्टेट से करंट थोड़ा और बढ़ा देंगे। फिर हम देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग चेंज हुई क्या या सेम है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि सारी जब भी रीडिंग हम लेंगे एमीटर की हर एक ऑब्जर्वेशन में वो सेम आएगी। इसका मतलब जो करंट बह रहा है इस सर्किट से हर एक पार्ट में वो सेम है। अब प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा, जो भी कनेक्शन है उसको टाइटली लगाइए और प्रॉपरली कनेक्ट करिए, मतलब ठीक तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का और जो वोल्टमीटर का, वो हमको पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना पड़ेगा बैटरी के या बैटरी एलिमिनेटर के। 2 वायर है ए और बी जिनके इक्वल लेंथ है और इक्वल रेजिस्टेंस है। यदि रेजिस्टिविटी ए की ज्यादा है बी से तो कौन सा वायर थिकर हुआ और क्या, क्यों। और इस ये जो सर्किट दिया हुआ है इसके लिए आपको करंट निकालना है, टोटल करंट कितनी बैटरी ड्रॉ कर रहा है और इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस पहले पार्ट के लिए आपको केवल ये याद रखना है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर ये आप जान गए या ये आपको याद रहा तो आप चीजें आराम से कर लेंगे। अब देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, मतलब सीधी सी बात है कि रो और ए, अगर मैं ए को इधर ले जाऊं तो रो एल इक्वल टू आर ए। अगर लेंथ और ये आप कहें कि लेंथ और रेजिस्टेंस अगर मैं कांस्टेंट ले लूं या इस संख्या को आर अपॉन एल अपॉन आर को कांस्टेंट ले लूं तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। इसका मतलब ये है कि अगर अलग अलग मटेरियल है जिसका सेम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, अगर आर बाय एल या एल बाय आर कांस्टेंट है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी मेटल की ज्यादा होगी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वायर जो ए है इसमें वो ज्यादा मोटा है बी से। ठीक, अब इन तीनों का देखिए, ये 30 है, ये 10 है, 5 है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/r। इससे आर निकल के आएगा। अब आर निकल के आ जाएगा, हमारे पास वोल्टेज भी दिया हुआ है तो आर और वी आ जाएगा, तो आई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहां पर एक करंट बह रहा है आई, ठीक। अब ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है I1 आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 6 है, क्योंकि यहां से यहां तक 6 वोल्ट ही रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं I1 की जगह आप V/R1 कर सकते हैं। I इक्वल टू V/R1, I इक्वल टू V/R होता है, तो I1 होगा V/R1, I2 होगा V/R2, I3 होगा V/R3। यानी ये तीनों करंट आपके बह रहे हैं यहां। अब 3 रेजिस्टेंस है, इनमें ये करंट बह रहा है, आई को आप जोड़ दीजिए, ये सारा करंट आपका बह जाएगा। ये तीनों करंट आप जोड़ दीजिए। अगर रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इन तीनों को जोड़िए 1 करके और इसको उल्टा कर दीजिए तो 3 ओम आ जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक पावर बताना है क्या होता है, और इसको हमको वी और आर के टर्म्स में बताना है। तो इलेक्ट्रिक पावर ये होता है रेट, जो एनर्जी या काम किया गया या वर्क बाय एनर्जी सोर्स, जितना एनर्जी सोर्स ने काम किया, या ये कहें जो रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बस इसको समझना है आपको। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो वर्क डन है इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना डिसिपेट हुआ, इसको हम वर्क डन कह सकते हैं, या जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम। तो ये होगा V इंटू आई, और आई की जगह आप V
V बाय आर रख दे तो ये V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये चीज। दूसरा है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, उसको रेट किया गया 2 एम्पियर। इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना मैक्सिमम करंट जा सकता है इस फ्यूज से वो 2 एम्पियर है। इसके ऊपर अगर करंट गया तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट का, इसको ऑपरेट किया गया 220 वोल्ट पे। आपको बताना है कौन सा जो फ्यूज है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि पावर दिया हुआ है, हमारे पास वोल्ट है। हम जानते हैं करंट क्या होता है, I इक्वल टू पी बाय वी, क्योंकि पावर होता है V इंटू आई। तो हम इससे I निकाल सकते हैं, I है P बाय वी। पावर है आपका 1 किलो वोल्ट, किलो को 1000 में चेंज कर दीजिए, 1000 वोल्ट हो जाएगा। V है आपका 220 वोल्ट, तो P बाय वी यानी कि 1000 बाय 220 करेंगे तो ये आपका 4.54 एम्पियर आएगा। अगर हम इसको 1, 3 और 5 से कंपेयर करें तो 1 और 3 तो पिघल जाएंगे, 5 का चाहिए होगा। तो हमको अगर इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है 1 किलोवाट का तो हमको 5 एम्पियर तो चाहिए ही चाहिए होगा, इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। एक रिलेशन लिखना है आपको, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर द्वारा जब पोटेंशियल डिफरेंस V हो या V अप्लाई किया जाए उसके टर्मिनल के अक्रॉस, और करंट I फ्लो कर रहा हो T टाइम के लिए। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो हीट प्रोड्यूस होता है V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। आपको डिफरेंस बताना है, जो वायर है जो एलिमेंट में यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर के और फ्यूज वायर के, दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि जो वायर हम यूज करते हैं एज ए एलिमेंट इलेक्ट्रिक हीटर में, उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट में MP लिखो तो वो भी काफी ज्यादा होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ज्यादा है इसलिए वो पिघलेगा नहीं। लेकिन फ्यूज वायर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें थोड़ा उलट है इससे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है और रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है। तो जैसे ही कोई करंट ऐसा पास होगा और ये मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि कम है तो ये पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा यानी कि जो सर्किट है ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस है वो किसी भी दुविधा में आने से पहले अपने बच जाएंगे। ये फिगर आपको दिखा रहा है 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स हैं ये, इनके फेसेस पे आपको एरिया दिख रहा है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A/2 है, इसका एरिया 2A है, लेंथ इसका L है, इसका 2L है, इसका L/2 है। आपको इन ज्योमेट्रिकल शेप को देखना है, समझना है और बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला आप दिमाग में डाल लीजिए, R रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। तो जैसे L यहाँ पर होगा, जैसे L है, A डाल देंगे। इसी तरीके से जब यहाँ A डालेंगे तो A/2 कर देंगे, जब L डालेंगे तो 2L कर देंगे। इस तरीके से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। R1 आपका रो L/A है, इसका लेंथ L है, एरिया A है, तो रो L/A, इसको हम R1 मान लेते हैं। दूसरे में R2 में आपका रो है लेकिन एरिया A/2 है जो हमने यहाँ पर रख दिया, और लेंथ इसका 2L है वो हमने यहाँ रख दिया। 2 आपका ऊपर चला गया, 4 बन गया रो L/A, लेकिन ये क्या था, ये R1 है, तो ये 4 इंटू R1 यानी कि 4 टाइम्स R1 हो गया। इसी तरीके से जब R3 आएगा तो हम रो L/A में L आपका L/2 डाल देंगे, A आपका 2A डाल देंगे। तो L/2 किया, ये आपका 2A हो गया, तो 1/4 हो गया। 1/4 किसका, रो L/A, और ये क्या है, R1। तो 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ R1, तो R1/4 हो गया। तो ये 3 आपको मिल गए। इसमें देख लीजिए कि ये अगर R1 है तो ये 4 गुना R1 है, और ये R1 का 1/4 है, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, R2 का। आपको करंट बताना है जो इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। देखिएगा ये 6 ये आपका रेजिस्टेंस और 1 और 3, तो 1 और 3 ये सीरीज में है, तो 1 और 3 मिला के 4 हो गए। अब 6 और 4 आपका पैरेलल में हो गया, तो 1/4 प्लस 1/6 करके निकालेंगे, फिर इसको उलट देंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा वो 3 और 3.6, यानी इसको 3.6 और 3, इसको उलटने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद उलटने के बाद 3.6 और 3 इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जो 1/6 है और 1/4 यानी कि 1 + 3 4 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/4 करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 12/5 यानी 2.4 आ गया। अब जो 2.4 इसका कंबाइंड जो है वो 2.4 आ गया आपका, यानी कि 2.4, 3.6 और 3 आपका सीरीज में हो गया। उन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, 3.6, 2.4, 3 को जोड़ेंगे तो 9 ओम आएगा। आपके पास वोल्टेज भी है, अब आपके पास रेजिस्टेंस भी है। करंट निकालने की प्रक्रिया है I = V/R, ओम लॉ लगाएंगे, 4.5/9 यानी कि आपका 0.5 एम्पियर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, ये 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है।
आपको पावर बताना है बल्ब का, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड पे, और जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर में बतानी है, जो 5 घंटे में कंज्यूम होगी। तो पावर क्या होता है, पावर किसी भी रिलेशन में हम आई स्क्वायर आर, या और भी इसकी रिलेशनशिप है, आई स्क्वायर आर लिखेंगे, क्योंकि आई और आर हमें पता है। आई 1 एम्पियर है, आर आपका 200 है, आई स्क्वायर आर लिखिए, 200 वाट आएगा। अब एनर्जी जो होती है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर हमने अभी निकाल लिया, टाइम हमारा 5 घंटे है, तो अगर हम किलोवाट आवर में निकालना चाहते हैं तो 5 को 5 घंटे ही रहने देंगे, इसको हम और चेंज नहीं करेंगे। तो 200 पावर है, 5 आपका टाइम है, तो ये आपका 1000 वाट आवर आ गया। 1000 वाट आवर को हम ये 1 किलो वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो मतलब 10 की घात 3 1000 होता है, तो 1 किलो वाट आवर ये आएगा आपका। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। 1 किलोमीटर वायर है लॉन्ग, उसकी लेंथ, कॉपर वायर की लेंथ 1 किलोमीटर है, रेडियस इसका 1 मिलीमीटर है। रेजिस्टिविटी जो कॉपर की है वो आपको 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दी गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि ये इस तरीके का वायर है, क्रॉस सेक्शन इसके सर्कुलर है, तो एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमको रेडियस दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर रो हमारे पास दिया हुआ है, वो संख्या लिख लेंगे। एल की जगह हम 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, तो 10⁻³ कर सकते हैं इसको, तो 10⁻³ यहाँ लिख दिया। 1 मिलीमीटर जो रेडियस है, तो पाई तो आपका 3.14 हो गया, 1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर होगा 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे। इनको सॉल्व करेंगे, 5.47 ओम आएगा। आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बताना है सर्किट का, जिसमें बैटरी है 4 सेल की और 2 वोल्ट सबकी है, एक एक की है। यानी कि आपने क्या किया कि 4 वोल्ट लिया, ये 2 वोल्ट लिया और 4 बैटरी लगा दी, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट यहाँ लिखेंगे, और 4 बैटरी के साइन भी बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक की लगाएंगे, तो की यहाँ हमने लगा दी। इसके बाद 2 रजिस्टर है 2 ओम के और 3 ओम के, ये हमारे सीरीज में है। 2 ओम यहाँ लगाएंगे, 3 ओम यहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगा दिया। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ये कहिए कि वोल्ट मीटर लगाना है, तो 3 वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस, तो 3 वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हम यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा देंगे। और यहाँ पर जब ये वाली जो मतलब बैटरी के बाद या की के बाद आप एमीटर भी लगा देंगे, एमीटर यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया डायरेक्टली एक रेजिस्टर के अक्रॉस, तो उसकी रीडिंग मिली 2 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक सेल है जो करंट जिससे भेज रहा है वो 0.4 एम्पियर, इसको हमने एमीटर से मेजर किया इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसमें रियोस्टेट लगा हुआ है, ताकि करंट को वेरी किया जा सके, चेंज किया जा सके। आपको इसका इक्विवेलेंट मतलब सर्किट बनाना है, जो डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में आपको रेजिस्टेंस भी बताना है इस रेजिस्टर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये हमने सेल लगाया, यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया, क्योंकि हम सेल के बाद ही लगा देते हैं, करंट यहाँ पर बह रहा है। एक की लगा देंगे, साथ में रेजिस्टर जो है उसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। उसके बाद हम जो सेल है उसके बाद यहाँ रियोस्टेट लगा देंगे, उसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, देखिए रेजिस्टेंस निकलता है, आपके पास एम्पियर की रीडिंग है, आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग है, यानी करंट भी है आपके पास और वोल्टेज भी है। दोनों को डिवाइड करिए, V और I, आपका रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाएगा। 2/0.4 इज 5 ओम। अब तीसरे की बात जो आती है, वो सवाल ये है कि आपको एक और सवाल दिया जाए ओम मीटर का, या फिर इसको आपको ओम्स लॉ के हिसाब से बताना है, इसका ये भी ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस पर डिस्कस करें, क्योंकि वो एक बार आया था एक बार नहीं आया था, इसलिए हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इसका मतलब ये है ओम्स लॉ क्या होता है, हमें इस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर वगैरह अगर बिल्कुल समान रहे, तो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से, या V और I करें तो कांस्टेंट आएगा, तो यानी V इक्वल टू IR। जो R है इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं इस वायर का, क्योंकि करंट वेरी कर रहा है लीनियरली पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो ग्राफ जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन होगी, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि जब भी आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप निकालेंगे वो हमेशा सेम आना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि V और I आपका रेजिस्टेंस के बराबर है। कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा, 220 वोल्ट सोर्स है, यदि जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो 1200 ओम है। यदि इस बल्ब की जगह एक हीटर लगा दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इस सोर्स से कनेक्ट किया जाए, तो फिर आपको फिर बताना है कि कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिएगा, V आपका 220 वोल्ट है, R1 आपका 1200 वोल्ट है, I1 आपको पता नहीं है। दूसरे केस में जब हम 100 ओम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको यहाँ भी करंट पता नहीं है,
तो V इक्वल टू आई आर होता है पहले वाले का I1 इक्वल टू V/R1। ये पहले कंडीशन है जहां हम बल्ब की बात कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन हम बात कर रहे हैं हीटर की, H लिख देता हूं हीटर के लिए। ये बल्ब हो गया, ये हीटर हो गया। I1 हो गया V/R1। इसी तरीके से I2 हो गया V/R2, क्योंकि V जो है 220 वोल्ट दोनों में समान है। तो आप क्या करेंगे, 220/1200 एक बार करेंगे, 220/100 एक बार करेंगे, तो ये दोनों में करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें 3 सेल है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक एमीटर है, एक प्लग की है जो ऑन मोड में है। और इसी तरीके से इस कंपोनेंट को लेके जहां जो 2 बल्ब हैं अब ये पैरेलल में है और उसके अक्रॉस आपको वोल्टमीटर लगाना है। तो कैसे बनाएंगे आपको, तो पहला पार्ट है, 2 पार्ट है बेसिकली इसमें। तो पहले पार्ट में आप देखिए, आपने 3 सेल लगाया, यहाँ पर की लगा दी और की आपको ऑन कंडीशन में डाल दी, यहाँ पर एमीटर इसके साथ लगा दिया, यहाँ आपका बल्ब हो गया। दूसरे कंडीशन में आपने यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया, यानी कि वोल्टमीटर नहीं, यहाँ पर अपने सेल लगाए और उसके बाद यहाँ की लगा दी या एमीटर लगा दिया। लेकिन अब जो है ये बल्ब जो है, एक बल्ब इस तरीके से लगाया आपने और दूसरा बल्ब जो है उसके पैरेलल में लगाया और उसके पैरेलल में आपने वोल्टमीटर लगाया, क्योंकि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां ये वोल्टेज एक ही होगा, इसलिए इसको पैरेलल में लगाया। ये इसका फॉर्मेशन होगा। अब आपको बताना है इन दोनों वायर जो आपको दिख रहे हैं किसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये मैंने पहले आपको जो डिस्कस किया, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो पहली बार में आपका ये देखिए L है, A है। दूसरे बार में L हो गया 2L, A हो गया A। तो R किसका ज्यादा हो गया, ये दहाई मतलब ट्वाइस हो गया। तो वायर Y का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के बारे में कोई बात नहीं कही है तो इसको छोड़ देते हैं। लेंथ के बारे में बात की गई है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के कारण, इसीलिए वायर Y का रेजिस्टेंस, इसका Y का रेजिस्टेंस ज्यादा है X से। दो एकदम एक जैसे वायर है, एक निक्रोम का है और दूसरा कॉपर का है, जिसको सीरीज में लगाया गया और जो करंट उसके में उन दोनों में भेजा गया। अब आपको चेंज बताना है जो ऑब्जर्व होगा, जो टेम्परेचर है इन दोनों वायर्स में। आपको आंसर भी बताना है और आपको बताना है कौन सा लॉ इस ऑब्जर्वेशन को जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसको एक्सप्लेन करेगा, उसकी विवेचना करेगा, उसको उसकी परिभाषा देगा। देखिए जो रेजिस्टिविटी है निक्रोम की वो ज्यादा होती है, यानी कि रो अगर मैं निक्रोम लिखूं तो ज्यादा होती है जो रो है आपका कॉपर। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस निक्रोम का Rn इज ग्रेटर देन Rc। इसका मतलब है कि ज्यादा अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगी निक्रोम वायर में, इस वाले में। और अगर सेम करंट पास किया जाए तो जहां ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी निक्रोम में बनिस्बत के कॉपर के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा टेम्परेचर किसमें ऑब्जर्व होगा, निक्रोम वाले वायर में। ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहती है कि जो गर्मी पैदा हो रही है, जो हीट पैदा हो रही है कंडक्टर में, वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। वो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने समय के लिए आपने करंट इसमें पास की। तो इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो H आपका आ जाएगा I² RT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप चाहें तो इसको इज इक्वल टू करके कांस्टेंट रख सकते हैं, H² इक्वल टू K I² RT। ये इसका हो गया। K आपका SI सिस्टम में K हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो I² RT माना जाता है इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको रेट किया गया 60 वाट और 240 वोल्ट। आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। यदि जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 192 वोल्ट तो 192 वोल्ट, तो आपको बताना है कि जो पावर कंज्यूम होगा और जो करंट ड्रॉ किया जाएगा इस बल्ब द्वारा, आपको रेजिस्टेंस जो है ये मानना है कि अनचेंज रहा। तो पहले केस में क्या है, पावर आपको 60 वाट दिया है, वोल्टेज आपका 240 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपको पता नहीं। दूसरे केस में पावर 2 निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया 192, राइट, वोल्टेज हो गया 192 और करंट भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास P है, V है, R निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू V²/R। तो इससे हमको R निकालना है तो R इधर ले जाएंगे, P1 को नीचे लाएंगे, V और P1 दोनों की संख्या पता है, तो 240² 960 आ जाएगा। दूसरे केस में P2 निकालना है, V²/R। अब इस समय क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है 960 आ गया, 960 को यहाँ लगा देंगे, V² आपका 192 हो गया, यानी कि 38.4। अब आपको करंट निकालना है जो 192 वोल्ट बल्ब जो है 192 वोल्ट पे कितना निकालेगा। तो आई कैसे निकालेंगे, V/R। V आपका 192 है, R आपने 960 निकाल दिया, 192 पर 960 किया तो 0.2 एम्पियर आ गया।
तो ये करंट जो ड्रॉ करेगा बल्ब वो होगा 0.2 वोल्ट 0.2 एम्पियर 192 वोल्ट पे। 3 बल्ब है जिनकी पावर है P, मतलब तीनों की पावर P है। इसको सीरीज में लगा दिया गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। यदि एक और सर्किट है जहां पर 3 बल्ब हैं सेम पावर के, लेकिन इनको पैरेलल में लगाया गया, आपको बताना है कि कौन सा विल द बल्ब इन बोथ द सर्किट ग्लो विद सेम ब्राइटनेस। क्या दोनों ही सर्किट, जैसे हमने तीनों को सीरीज में लगाया, तीनों को पैरेलल में लगाया, दोनों में ही ब्राइटनेस क्या सेम होगी? आपको जस्टिफाई करना है आंसर में। ध्यान रखिएगा, जब हम सीरीज में लगाते हैं तो इस तरीके से होता है, यानी करंट जो हैगा वो दोनों में बराबर होगा, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पैरेलल में लगा देंगे इस तरीके से, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्या उत्तर है, बल्ब जो है जो पैरेलल में है, ये जो मैंने बताया आपको, ये ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा, ज्यादा तेजी से जलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो बल्ब है उसको सेम वोल्ट मिल रहा है, यहां से यहां तक वोल्टेज इसके लिए भी V है, इसके लिए भी वोल्टेज V है। ओके, और हर जो है जो बल्ब है वो अपना करंट ड्रॉ कर लेगा, इसका मतलब प्रॉपरली वर्क करेंगे। दूसरे में है कि एक बल्ब को, नाउ लेट वन बल्ब इन ईच सर्किट गेट फ्यूज। मान लीजिए इसमें ये फ्यूज हो गया, इसमें ये फ्यूज हो गया, क्या विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब, क्या बाकी बल्ब जलेंगे? देखिए यहां करंट बह रहा है, यहाँ अगर फ्यूज हो गया तो ये तो काम नहीं करेगा ना, लेकिन यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, यहां पर करंट गया, ये फ्यूज हो गया, लेकिन यहां तो करंट जा रहा है तो ये जलेगा। मतलब पैरेलल में अगर एक खराब हो गया तो बाकी जलेंगे, सीरीज में अगर एक खराब हो गया तो बाकी नहीं जलेंगे। तो सीरीज में जो बाकी बल्ब है वो ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में केवल एक ही पाथ है करंट का, एक ही सिंगल पाथ होता है। लेकिन पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर जो बाकी बल्ब है वो जरूर जलेंगे, क्योंकि एक खराब होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी, क्योंकि पैरेलल में है, करंट तो उनमें जा ही रहा है, राइट। तो जो आपको एक और चीज इसमें पूछी गई है, मैं उसको आगे दिखाऊंगा। पहले देखिएगा, जो इंडिविजुअल ब्रांच है सर्किट का वो कंप्लीट करता है अपना खुद का सर्किट पैरेलल में, और अलग अलग पाथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ करंट अगर आई गया तो यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है, तो इंडिविजुअल पाथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरेलल में एक खराब होने पर भी बाकी जलेंगे। इसलिए घर हमें हमेशा देखा गया है कि घर के जो सर्किट है उसमें हम पैरेलल स्कीम यूज करते हैं, ना कि सीरीज। अब देखिएगा कि ये आपको बोला गया है, तीसरा जो पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि आपको हर एक बल्ब को रेजिस्टर के हिसाब से दिखाना है और सर्किट डायग्राम बनाना है दोनों ही केस में। तो इसमें क्या करेंगे, R1 R2 R3 ये 3 बल्ब है रेजिस्टर के हिसाब से दिखा दिए, इनको हमने सीरीज में लगा दिया, और ये वोल्ट हो गया, ये करंट हो गया। इसी तरीके से जब पैरेलल में दिखाया तो ये R1 R2 R3 इस तरीके से पैरेलल में दिखा दिए हमने, और यहाँ वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। करंट डिवाइड होगा, I1 I2 I3 दिखाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर I दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सेम करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक लाइन वायर्स में, जो फिलामेंट है बल्ब का, लेकिन केवल फिलामेंट ग्लो करता है, वायर क्यों नहीं गर्म होता, वायर क्यों नहीं लाल दिखता? क्यों वायर लाल या व्हाइट? उसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो बहुत कम रेजिस्टेंस देती है जो करंट बह रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ये बल्ब है, तो यहाँ करंट जो आ रहा है ये इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जैसे ही ये बल्ब के फिलामेंट में पहुंचता है ये इसको बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस देता है, जिसके कारण ये ग्लो करने लगता है, यानी कि यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जा रही है, इसलिए ये फिर ग्लो करने लगता है। जो फिलामेंट है बल्ब का वो इसलिए ग्लो करता है क्योंकि ये एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये जबरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा है आपके करंट के फ्लो को। अब जो अगला है उसमें जो है टेम्परेचर फिलामेंट बल्ब का 2700 डिग्री है जब वो ग्लो करता है। क्यों ये गर्म नहीं होता, जल नहीं जाता? गर्म तो होता है, जल नहीं जाता इस टेम्परेचर पे। देखिए जो फिलामेंट है बल्ब का वो 2700 डिग्री पे जल रहा है, लेकिन क्योंकि ये टंगस्टन मेटल का बना हुआ है, टंगस्टन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है, काफी ज्यादा है, यानी 3380 जबकि 2700 इससे कम है, तो इसको 33,080 पे पहुंचना पड़ेगा ताकि ये मेल्ट हो, जो कि हो नहीं पा रहा है, और रेजिस्टिविटी इसकी काफी हाई है इसीलिए। अगला है कि जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक लैम्प का, जो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पियर, ये कुछ 4 घंटे के लिए यूज किया गया। आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो देखिए Q इक्वल टू IT होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। I आपके पास 0.25 है, टाइम आपको 4 घंटे दिया हुआ है, तो 4 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 4 × 60 × 60 ये पूरा टाइम हो गया। अब Q इक्वल टू IT है, I आपका 0.25 हो गया, टाइम आपने ये वाला लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3600 कूलम आ जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको रेट किया गया 2 किलोवाट, और इसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। आपको कैपेसिटी बतानी है इस फ्यूज की जो हम यूज कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक आयरन के साथ। तो देखिएगा
2 किलोवाट, किलो मतलब 10 की घात 3 हजार, तो 2000 हो गया। वोल्टेज आपका 220 वोल्ट हो गया। तो पावर होता है VI, P आपका 2000 है, V आपका 220 है, I आपको निकालना है तो 2000 बाय 220 करिए, 9.09 एम्पियर आ जाएगा। इस सर्किट में आपको जो एक निक्रोम वायर जिसकी लेंथ L है वो X और Y के बीच में लगानी है और उसके बाद एमीटर रीडिंग को नोट करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, एक और निक्रोम वायर इसमें डालिए जिसकी थिकनेस तो सेम हो लेकिन लेंथ को बदल दीजिए 2L। आप क्या देखेंगे कि क्या चेंज होगा एमीटर रीडिंग में, यानी कि करंट कितना चेंज होगा। अब आपको ये बताना है, एक दूसरा पार्ट भी है कि जो आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें एमीटर रीडिंग में, यदि हम डबल कर दे एरिया को हमने ट्वाइस कर दिया, चेंज लेंथ उतनी रहेगी, तो इन दोनों में क्या चेंज होगा जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो आप देखिए कि जब एमीटर रीडिंग है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पर लेंथ को ट्वाइस 2L कर दिया, जब रेंट ये हुआ तो ट्वाइस हो गया, ये पूरी संख्या ट्वाइस हो गई, रेजिस्टेंस इसका ट्वाइस हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है, अगर आपको आप देखें कि V इक्वल टू आर आई लगाएं तो V बाय आर इक्वल टू आई, तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो I R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस क्योंकि ट्वाइस हो गया तो करंट कम हो जाएगा, तो एमीटर रीडिंग जो होगी सेकंड केस में आपकी आधी हो जाएगी एमीटर रीडिंग से जो पहले केस में है, क्योंकि जैसे मैंने बताया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L से और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R से। अब जब लेंथ को आप डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, और जब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो I जो है वो आधा हो जाएगा, करंट आपका आधा हो जाएगा। अब इसी चीज को हम इस तरीके से लेते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए अब 2A हो गया, यानी कि अब ये पूरी संख्या जो है यहां से यहां तक वो आधी हो गई, रेजिस्टेंस आपका R बाय 2 हो गया। तो आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस, जब आपका रेजिस्टेंस आधा हो गया और I फिर से मैंने बताया कि रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो अगर ये आधा हो जाएगा तो आधा ऊपर जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब जब हम डबल करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो ट्वाइस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके R के। तो अगर R को R बाय 2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा, करंट आपका डबल हो जाएगा। तो एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जरूर आधा होगा लेकिन करंट डबल हो जाएगा। कैसे एमीटर को आपको कनेक्ट करना है एक सर्किट में ताकि करंट आप कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें, तो आपको सीरीज में लगाना है। यानी कि अगर इस तरीके से सर्किट हो आपका, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हो, ये आपकी बैटरी हो, तो आपको यहां लगाना है इसको। वोल्ट मीटर हमेशा इसके पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर जो है वो सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। क्या होता है, रेजिस्टेंस को किसी कंडक्टर के जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर एरिया को आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एरिया को बढ़ाइए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो R क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय ए ले लीजिए अभी फिलहाल इसको, अगर रो और एल कांस्टेंट मान के, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक वायर है, इसको डबल किया गया, आपने डबल किया इटसेल्फ में, यानी कि अगर ये वायर है इसको आपने यहां पर मोड़ के इधर लगा दिया, यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा हो गया वायर। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, ये एक बार और कर दिया आपने, यानी कि यहां पर एक बार और कर दिया, यानी कि यूं 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 आ गया ये। यानी कि अगर ये L था तो पहले आपने इसको L बाय 2 किया, फिर L बाय 4 कर दिया। बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। अब देखिए फिर से हम ये वाला ही इक्वेशन लेंगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब L आपने कर दिया L बटे 4, L को L बटे 4 कर दिया, तो कितना हो गया ये R बटे 4, यानी कि आप L2 को 1 बाय 4 L1 किया और एरिया आपका 4A1 हो गया। देखिए किस तरीके से, देखिए लेंथ का तो मैंने बताया आपको कि लेंथ आपने चौथाई कर दिया। अब एरिया का क्या हुआ, अब देखिए जब आप इसको इस तरीके से यूं यूं 1 2 3 4 बार कर देंगे तो ये चौथाई एरिया हो जाएगा, मतलब 4 टाइम और एरिया हो जाएगा। तो जो A2 बनेगा वो 4 टाइम्स A1 बनेगा, क्योंकि आपने 4 बार इसको एक बार मोड़ा फिर 2 बार मोड़ा, तो लेंथ तो 1 बाय 4 हो गई, लेकिन आप एरिया भी आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 और 4 नीचे है, कहने का मतलब रो एल अपॉन ए, ये अगर R माने तो 4 बाय 4 इंटू 4 16, R बाय 16 इस तरीके से होगा। कहने का मतलब कि आपका जो इनिशियल है वो R रो एल अपॉन ए ले लीजिए R1, और R2 जो है वो आप L2 की जगह L1 बाय 4 डालिए
A2 की जगह 4A1 डालिए, तो L2/L1 आपका 1/4 है, A1/A2 आपका 1/4 है, तो 1/16 यानी कि R2 जो होगा 1/16 R1 होगा। इसको मैं इस तरीके से दोबारा बताता हूं आपको कि R रो L हो गया आपका रो L/A, इसको आप R मान लीजिए, ये R है। अब दूसरा जो आपने किया रो लेंथ जो हो गया L/4 हो गया, एरिया जो है 4A हो गया, तो ये क्या चीज है, R है ना, तो R/16, इसको आप R/16 कहेंगे, मतलब 1/16 हो जाएगा। एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको 3 पार्ट में आपने कट किया और कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो देखिए जो 9 ओम का रेजिस्टेंस है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 भाग 3 है, 1 भाग 3 है, 1 भाग 3 है। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपने एक 3 यहां कर दिया, एक 3 यहां कर दिया, एक 3 यहां कर दिया, और इन तीनों को आपने ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो 3 3 3 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये रेजिस्टेंस होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो हर एक पार्ट का होगा, जो आपने 3 भाग में काटा, तो नो रेजिस्टेंस पूरे वायर का था, बाय 3 कर दीजिए, आपका 3 ओम आ जाएगा, और R1 R2 R3 इसका मतलब 3 ओम हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, कहने का मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि इसको आप जब जोड़ेंगे तो 3/3 1, इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो भी 1 आएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, इसकी रेटिंग आपकी कुछ इतनी है, 750 वॉट इसका पावर है, 220 वोल्ट है। आपको करंट बताना है कितना फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है जो आप यूज करेंगे। तो पावर आपको दिया है, वोल्टेज आपको दिया है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, करंट निकालना है तो पावर ऑफ वोल्टेज की वैल्यू यहां पर दर्ज करिए, आई हो जाएगा 750/220 जो कि 3.4 आएगा। अब पावर जो होता है V²/R होता है ना, तो अब आपका क्या आ गया, आई ये आ गया, और V इसमें जरूरत नहीं है आई की, क्योंकि V और आपके पास जो P है वो ऑलरेडी है, V और P है, तो R को इधर ले जाइए, R निकालना है तो V²/P निकालिए, तो 220² / 750 ये आपका 64.53 ओम आएगा। व्हाट डू द फॉलोइंग सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट, ये क्या है, देखिए जब एक वायर इस तरीके से होती है, दूसरी वायर यूं जा रही है, इसका मतलब ये ऊपर से जा रही है, और ये आपका रियोस्टेट है। कहने का मतलब ये पहली जो चीज है ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग ईच अदर, यानी कि ये इसके ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है। दूसरे में ये रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर कह सकते हैं इसको। अगला जो है बी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल के बीच में है, इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट है, जब ये ड्रॉ करता है करंट 4 एम्पियर का, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया। आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस हीटर का जब ये यूज में होगा, तो V आपको दिया है, I आपको दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है, V = IR होता है, R निकालने के लिए V/I करिए, 60/4 जो होता है 15 ओम आएगा। एक चार्ज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने n निकालने हैं आपको जो फ्लो करेंगे पर सेकंड, यानी टाइम आपको 1 सेकंड दिया हुआ है, और करंट आपको दिया है 1 एम्पियर। तो देखिए Q होता है Ne और Q होता है IT, है ना, दोनों ही एक चीज है, तो Ne को IT के बराबर कर दीजिए, n निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो Q आपको दिया है 1.6 × 10⁻19, I आपको 1 एम्पियर दिया है, n आपको निकालना है, टाइम आपको 1 सेकंड दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया चार्ज I × T भी होता है और चार्ज N × E भी होता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, n निकालने के लिए IT/E करेंगे। I आपके पास है 1, T आपके पास 1 है, E आपके पास 1.6 × 10⁻19 है, ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाएगा। आपको ये बताना है कि जो रोल है फ्यूज का सीरीज में किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं उसमें इसका क्या रोल है। वाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन विद लार्जर रेटिंग। मान लीजिए क्योंकि फ्यूज आपकी रेटिंग में दिया हुआ है, इससे ऊपर की रेटिंग वाला फ्यूज क्यों लगाना नहीं चाहिए। उसका कारण यह है कि मान लीजिए आपने 4 की रेटिंग का लगाया, ठीक, और आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो 3.5 तक पकड़ता है, लेकिन मान लीजिए 3.4 से 5 से ज्यादा चली गई उसमें करंट, तो यहीं पे ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर 3.5 है और आपने 7 का लगा दिया, तो ये 7 तक पहुंचेगा तब मेल्ट होगा, इसका मतलब कि आपका अप्लायंस तब तक जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में, सर्किट में। इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका कम होता है। ये मेल्ट हो जाता है जैसे ही कोई सर्ज हो, करंट बहुत ज्यादा आ जाए एक लिमिट से ज्यादा, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई को ब्रेक कर देता है, ताकि आपका जो अप्लायंस है वो बच सके ये एक्स्ट्रा करंट से या ज्यादा करंट से। जो डिवाइस
इस करंट के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर आप लार्जर रेटिंग का यूज करेंगे, जो डिफाइंड रेटिंग से ज्यादा का यूज करेंगे, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अपने सर्किट को। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, या फिर वो ज्यादा करंट ले सकेगा। इससे क्या होगा कि उस अप्लायंस में ज्यादा करंट चला जाएगा, और उसके कारण जो लिमिट है उससे ज्यादा क्रॉस अगर हो जाएगा तो आपका अप्लायंस खराब हो जाएगा। जो बल्ब का वोल्टेज है वो 24 वॉट दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया आपने 12 वोल्ट बैटरी में। अब आपको इसका इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है यदि ये ऑपरेट कर रहा है 6 वोल्ट बैटरी में। और आपको क्या करना है, आपको नेग्लेक्ट करना है जो रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है, जो अनइक्वल हीटिंग हो रही है फिलामेंट की, इन दोनों केसेस में। तो आपके पास दो केसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे होगा ये, पहले इसको समझिए कि हमारे पास पावर 1 ये दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है, पावर 2 नहीं दिया हुआ है लेकिन V2 जरूर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला होता है, तो P1 होगा V1 स्क्वायर बाय R1 और P2 होगा P2 होगा V2 स्क्वायर बाय R2। तो हम ये P1 P2 को डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इन्होंने कहा कि इसको आप कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि दोनों में सेम है, तो आप क्या करेंगे कि P1 बाय P2 आपका आएगा V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। V2 इस तरीके से आप, अगर आपको P2 निकालना है तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, P2 को इधर कर दीजिए, यानी V2 बाय V1 का होल स्क्वायर हो गया इंटू P1 हो गया, यानी 6/12 का स्क्वायर इंटू 24। ये वैल्यूज हमने यहां से ले ली, यानी कि 6 वॉट आएगा आपका। ये सर्किट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहां पे आपका R1 से लेकर R5 सारे 3 ओम है, यानी ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा कि ये दोनों में एक ही जैसा करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। 3 + 3 हो गया 6, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा 6। अब ये 6 और 3 आपका पैरेलल में है, यानी कि 1/3 + 1/6। अब इसका हमारे पास आ गया। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम जोड़ेंगे 3 और 3 से, क्योंकि ये अब ये तीनों सीरीज में आ गए। तो इस तरीके से करेंगे, देखिएगा कैसे। हमने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा, R2 + R3, ये हो गया 6। अब जो 6 आया, यानी कि इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए इस तरीके से एक इक्विवेलेंट आ गया। इस 6 और 3 को लेंगे अब, तो 1/6 + 1/3 करेंगे और उल्टा करेंगे इसको, तो 2 ओम आ जाएगा। यानी कि अब आपका ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये तीनों सीरीज में है, तो 2 + 3 + 3 यानी कि 8 ओम आएगा आपका। एक टॉर्च बल्ब है जिसको रेट किया गया 2.5 वोल्ट और 750 इसका मिली एम्पियर। आपको इसका पावर बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यदि जो बल्ब है इसको लाइट किया गया 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ध्यान से देखिएगा 4 घंटे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम वोल्टेज को लिखे तो 2.5 है, करंट लिखे तो 750 मिली एम्पियर है, मिली को हम 10⁻³ कर देते हैं, तो हमारे पास पावर होता है V × I। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, V × I मतलब पावर आ गया। V = IR होता है, R निकालना है तो V/I, V आपके पास है, I आपके पास है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 3.33। एनर्जी कंज्यूम जो होगी 4 घंटे में, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर आपके पास ऑलरेडी है, ये आपने अभी भी निकाला। टाइम आपको 4 घंटे दिया हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा वॉट आवर। अगर आपको किलो करना है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किलो लिख दीजिए। किलो वॉट आवर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हम किलो वॉट आवर में लिखते हैं। सीरीज अरेंजमेंट को हम डोमेस्टिक सर्किट में नहीं यूज करते, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक या घर की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो सर्किट होता है वो सीरीज वाला नहीं होता है। सीरीज की मेन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने एक ये बल्ब लगाया और यहाँ पर कुछ और डिवाइस लगा दी, मान लीजिए कोई और डिवाइस लगा दी, मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज हो गया और आपने सीरीज में लगा के रखा है, तो करंट इसके आगे बहेगा ही नहीं, तो सारी की सारी चीजें खराब हो जाएगी। खराब नहीं मतलब सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी, खराब नहीं कहूंगा, बंद हो जाएंगी, यानी कि क्योंकि करंट यहाँ यहीं पे ब्रेक हो गया। तो अगर आप इसी को, अगर इस बल्ब को यहां लगाएं और इस डिवाइस को यहां लगाएं, कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो करंट यहां भी बह रहा है, करंट यहां भी बह रहा है, I1 मान लीजिए, I2 बह रहा है। अगर मान लीजिए करंट इसमें कुछ भी दिक्कत आती है और ये बल्ब खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ये काम नहीं करता है, तो करंट तो यहां बह रहा है, बाकी चीज तो काम करेगी, यही इसका रीजन है। तो जो सीरीज अरेंजमेंट है इसको हम डोमेस्टिक सर्किट में या घरेलू काम में नहीं लेके आते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये करंट चाहते हैं अलग अलग डिवाइसेस को, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग डिवाइस करंट चाहता है। मान लीजिए कि जो हीटर है और जो आपका प्रेस है या आयरन है या फिर आपका माइक्रोवेव है, सबको अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी अलग अलग पावर, अलग अलग रेटिंग्स होती है।
जो सीरीज अरेंजमेंट है, जो अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया जैसे मैंने आपको यहां बताया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब बाकी कंपोनेंट भी काम करना बंद कर देंगे। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करते हैं। सीरीज सर्किट पे जो करंट है वो कांस्टेंट होता, करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन जो वोल्टेज होता है यानी कि पोटेंशियल होता है वो अलग होता है। इसीलिए सीरीज अरेंजमेंट ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जहां तक कि आपकी डोमेस्टिक सर्किट का सवाल है, घरेलू सर्किट्स का सवाल है। आपको फिजिकल क्वांटिटी बताना है जो सेम रहेगी या अलग होगी उन बल्ब्स में, जब तीन बल्ब को आप सेम वोल्टेज के हो उनको सीरीज में लगाएं। इस तरीके से आपने सीरीज में लगाया और इस तरीके से आपने पैरेलल में लगा दिया। ये एक पैरेलल का है। तो जब सेम वॉट हो और कनेक्ट किया गया इसको सीरीज में तो क्या होगा, अगर आइडेंटिकल बल्ब है, अगर सीरीज में है तो सेम करंट बहेगा सब में और पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। अगर आइडेंटिकल सेम वोल्टेज है और उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो सेम वोल्टेज है, तो देखिए सेम वोल्टेज है तो करंट यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो करंट है वो अलग बहेगा। अब मैं इसके बारे में बात कर दूं कि जब आप इसको पैरेलल में लगाते हैं और केवल तीन ही बल्ब है और इन्होंने कहा कि सेम वोल्टेज है, इसका मतलब मुझे यहां पर सेम करंट कहना पड़ेगा। सेम वोल्टेज है तो सेम करंट होगा। अब डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर यहां वोल्टेज अलग है, जैसे कोई भी वोल्टेज हो सकता है, जैसे वोल्टेज W1 कर दूं, W2 कर दूं, W3 कर दूं, और ये सीरीज में है तो इसका मतलब करंट तो तीनों में सेम बहेगा। ठीक, अगर अनआइडेंटिकल बल्ब है तो सेम करंट बहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज चेंज हो गए। जब अलग अलग वोल्टेज के, यानी कि जैसे ये W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, अलग अलग हो गए, तो जब इनको पैरेलल में लगाएंगे, अनआइडेंटिकल बल्ब है अगर ये पैरेलल में है तो अलग 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 करंट बहेगा क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में अक्रॉस सेम रहेगा क्योंकि हमेशा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। दो डिवाइसेस है जिसकी रेटिंग दी हुई है 44 वॉट 220 वोल्ट, एक की और दूसरी की 11 वॉट और 220 वोल्ट। इसको हमने सीरीज में लगा दिया, यानी कि इस तरीके से हमने एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, इसको सीरीज में लगा दिया। जो कॉम्बिनेशन है इसको कनेक्ट कर दिया गया 440 वोल्ट से। ये 440 वोल्ट आपका यहां से कनेक्ट कर दिया गया, ये एक है, ये दूसरा है। द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइसेस इज लाइकली टू बर्न, मतलब एक फ्यूज कौन सा इसमें, अगर आपने स्विच यहां पर ऑन कर दिया तो कौन सा जल जाएगा, इन दोनों में से बताना है आपको। तो देखिएगा कि पावर होता है आपका V स्क्वायर बाय आर, R1 निकालना है तो V स्क्वायर बाय P1 करिए। आपके पास V आपका 440 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अगर आप देखिए इसके लिए तो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 44 इंटू स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220 V स्क्वायर बाय P1, ये R1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस संख्या को यूज करेंगे 220 इंटू 220 बाय 11 V स्क्वायर बाय P2, ये आपका R2 आ जाएगा। तो R1 R2 आ गया। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज का R1 प्लस R2 होगा, यानी कि 1100 प्लस 4400, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अगर आपको इस पूरे सर्किट में करंट निकालना है तो आप करेंगे जो बाहर का ये वाला 440 है डिवाइडेड बाय 5500, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों को मिला के, तो V बाय RS हो गया क्योंकि ये सीरीज में थे। अब 0.08 आपका एम्पियर हो गया। अगर आप जूल हीटिंग निकालें तो H1 और H2 अगर निकालें R1 के कारण और R2 के कारण, करंट दोनों के लिए आपका 0.08 हो गया। R1 पहले में लगाएंगे 1100, R2 दूसरे में लगाएंगे 4400, तो आपका एक बार में 7.04 आ रहा है, एक बार 28.16 आ रहा है। ये हीटिंग ज्यादा है तो इसको आप H2 ग्रेटर देन H1 कर देंगे, तो ये इसके जलने की संभावना ज्यादा होगी। आपके 5 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे। अब इस 5 रजिस्टर, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ रजिस्टर की वैल्यू क्या है, आपको एमीटर रीडिंग बतानी है जब सर्किट क्लोज हो। तो देखिएगा कि यहां पर आपका 3 है, ये 3 है, ये दोनों सीरीज में है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 3 को जोड़ा तो 6 हो गया। अब ये जो 6 आया वो ये मान लीजिए 6 आ गया, ये 3 के पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/3, ये आपका इसका इक्विवेलेंट आ गया। कितना आया 2, तो ये 2 आ गया। अब ये 2 और ये 0.5 और ये 0.5, ये तीनों सीरीज में आ गए, तो 0.5 2 और 0.5 आप जोड़ देंगे, 3 आ गया। अब आपको करंट निकालना है तो V बाय RS है ना, V आपको कितना दिया 3, RS अभी आपने 3 निकाल लिया, तो 3/3 1 एम्पियर आ जाएगा। ये जो सर्किट है
इसमें 3 आइडेंटिकल बल्ब है, B1, B2 और B3, सेम बल्ब है, मतलब इसको हमने कनेक्ट किया आपके पैरेलल में। तो ये कनेक्ट किया हमने पैरेलल में, इसकी बैटरी है 4.5 वोल्ट। क्या होगा जो बल्ब का, यदि B3 फ्यूज हो गया, इन दोनों बल्ब का क्या होगा अगर B3 फ्यूज हो गया, क्यों, तो ये और ये तीनों पैरेलल में है, तो अगर कोई भी इनमें से फेल होता है तो बाकी दो चलेंगे, राइट। अगर इनमें से कोई भी एक फेल होता है तो द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब्स रिमेन द सेम। एक अगर फेल भी हो गया, क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए बाकी दोनों चलेंगे। इफ द वॉटेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वॉट, इनका वॉटेज अब दिया हुआ है, हाउ मच रीडिंग विल द एमीटर शो व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली। अगर ये तीनों ग्लो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो इनकी रेटिंग क्या होगी। तो बहुत आसान है इसमें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 4.5 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, 4.5 रहेगा। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 1.5 वोल्ट तीनों का। तो अगर आप I1 निकालना चाहते हैं, P = V × I होता है, I निकालना है तो P/V कर दीजिए, मतलब 1.5 / 4.5 P/V, ये तीनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि इनके वोल्टेज भी सेम है और बैटरी भी सेम है, 1/3 1/3 1/3। और अगर करंट निकालना चाहते हैं तो 1/3 + 1/3 1/3 तीनों का करंट जोड़ दीजिए, 1 एम्पियर आ जाएगा। अब जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो 4.5 वोल्ट है। अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें आप तो R होगा V²/P, है ना, क्योंकि पावर होता है V²/R, तो रेजिस्टेंस निकालना है तो V²/P कर दीजिए। V आपका 4.5 होल स्क्वायर है और पावर आपको 1.5 दिया हुआ है इसका, तो 13.5 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/3 क्योंकि ये पैरेलल में है, 1/R 1/R 1/R। अब इसको लिख सकते हैं 3/R, इसको उल्टा कर दीजिए, R/3, R कितना निकल के आया था 13.5, 13.5/3 करेंगे तो 4.5 आएगा, राइट। टोटल रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, यही इसका उत्तर होगा। ये आपको I V ग्राफ देखिए, ये I है, V है, ध्यान रखिएगा कि हमने मोस्टली जो सर्किट देखे हैं उसमें V यहां हो गया, I यहां हो गया, ऐसे आपको I और V अलग अलग मिल सकता है। इस ग्राफ को देखिएगा, 4 कंडक्टर्स है आपके पास, A, B, C और D। इनके रेजिस्टेंस है RA, RB, RC और RD, और इसको आंसर करना है। ये 5 मार्क्स में आया था, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, देखिए V = RI होता है, R होगा V/I, है ना, या आप कहें कि I/V होगा 1/R, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि I यहां है, V यहां है, तो अगर हम स्लोप निकालने चले तो I/V निकालेंगे, तो I/V अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो अगर इसको देखें कि I/V निकाल रहे हैं यानी कि 1/R, तो किसके लिए है, RA, इसके लिए लीस्ट है ना। I/V सबसे कम स्लोप किसका है, इसका स्लोप होता है कि ये जो एंगल होता है इसे स्लोप कहते हैं। सबसे कम किसका, A का, इसका मतलब जो स्लोप है सबसे कम RA का है, इसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा RA का हो गया। और क्योंकि ये I/V है, 1/R की बात कर रहे हैं, 1/R, R ज्यादा होगा तो 1/R कम होगा, इसलिए RA सबसे ज्यादा है, RD सबसे कम है। अब यदि जो कंडक्टर्स हैं वो सेम लेंथ के, सेम मटेरियल के लिए है, तो किसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होगी। देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कि आपका D जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस RA का है तो सबसे कम RD का है, जो कम से कम रेजिस्टेंस देगा, इसका मतलब वो सबसे अच्छा आपका कंडक्टर हो गया। इसी तरीके से आपके इन दोनों का मैं आंसर देता हूं, क्योंकि यहां पर जो कंडक्टर है सेम लेंथ के हैं, सेम मटेरियल के हैं, और थिकनेस किसकी ज्यादा है, लॉन्गेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए एरिया जो होता है, एरिया R = ρL/A, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, RA का है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब एरिया सबसे कम होगा, है ना। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है, RD का, तो इसका मतलब D आपका थिकेस्ट है। ओके, अब यहां पर कौन सा लॉन्गेस्ट रहेगा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो R = ρL/A, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, देखिएगा RA का, तो इसका मतलब लेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा है। फिर अगला है, इफ द dimension of all the conductors are identical but their materials are different, which one would you use as resistance wire and connecting wire।
कनेक्टिंग वायर हमेशा वो वायर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम से कम होती है। रेजिस्टेंस वायर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर हम ए यूज करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा ए का है, और कनेक्टिंग वायर हम आर डी यूज करेंगे यानी कि डी वाला यूज करेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज ट्रू फॉर दिस कंडक्टर्स। अब देखिए ये चार जो चीज दी है हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि क्या सिनेरियो बन रहा है, तो इसका उत्तर जो रहेगा वो ये पहला वाला रहेगा। आर ए सबसे ज्यादा है, आर डी सबसे कम है रेजिस्टेंस। इफ कंडक्टर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आईवी, जो आपका आईवी ग्राफ है प्लॉट किया गया कॉम्बिनेशन का, इसका स्लोप क्या होगा। देखिए स्लोप का मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इसका एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है, तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, इस वाले का ज्यादा हुआ, इसका 30 डिग्री कम हुआ। तो अगर आप देखें सीरीज में रेजिस्टेंस, ये अगर आप इसको मान्यता दूं तो यहां पर ए और बी को आपने सीरीज में कनेक्ट किया, ए और बी को सीरीज में कनेक्ट किया। देखिएगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, जैसे 3 और 4 है जुड़ गए, तो ये 3 और 4 दोनों से ही ज्यादा हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्लोप होगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आईवी ग्राफ है, ये आईवी कर दूं, ये वीआई ग्राफ नहीं है, ये आईवी ग्राफ है, तो यहां पर 3 और 4 आपके इंडिविजुअल से भी ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आईवी ग्राफ है क्योंकि उल्टा है, स्लोप जो है कॉम्बिनेशन का वो ए से भी कम होगा, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कम होगा, क्योंकि ये वीआई ग्राफ नहीं है, आईवी ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि यदि कंडक्टर सी और डी को कनेक्ट किया गया पैरेलल में और आईवी ग्राफ प्लॉट किया गया तो स्लोप क्या होगा, फिर से समझिए। सी और डी को हमने पैरेलल में किया, तो जब हम पैरेलल में नॉर्मली करते हैं, मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो 1/3 + 1/2 होगा, यानी कि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन को मिला के मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 2 और 3 से भी कम होगा। जैसे सीरीज में 3 और 4 से हमेशा ज्यादा होगा, तो इसमें जो भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनसे कम होगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमेशा कम होता है, जो लीस्ट वैल्यू होगी सर्किट की। तो क्योंकि ये आईवी ग्राफ है, स्लोप जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर मैं कह रहा हूं कम है, लेकिन ये ध्यान से देखिए ये वीआई ग्राफ नहीं है, आईवी ग्राफ है, तो जो वैल्यू आएगी वो उससे कम आएगी। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V जो रेजिस्टर के अक्रॉस है और साथ में करंट। अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये है और करंट ये है। अब देखिए कि इस एग्जामिनेशन में या ये जो ऑब्जर्वेशन लिया गया इस एक्सपेरिमेंट में, जो टीचर ने पूछा स्टूडेंट से कि एक इसमें से रीडिंग ऐसी निकाल दो आप जो इसमें एग्रीमेंट में नहीं है, तो कौन सी इनमें एग्रीमेंट में नहीं है, स्टूडेंट को कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो रेजिस्टेंस है उसकी मीन वैल्यू रजिस्टर की, इन बाकी एक को हटाने के बाद जो बाकी 4 बचते हैं उससे निकालनी है कि क्या मीन वैल्यू होगी। तो उसके लिए देखिए सीधा हम ओम्स लॉ लगाएंगे V = IR। अब देखिए अगर आपको R निकालना है तो आप V/I करेंगे। अब R जो है सबका ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अब क्या किया जाएगा, देखिएगा 1/0.1, इसी तरीके से 2.2/0.2, इस तरीके से सारे कर देंगे। अगर आप देखें कि जो तीसरी रीडिंग है ये आपको बता रही है 3/0.6, 0.6 को मैंने 10 ऊपर ले गया मैं, तो 5 आ गया, ये करीबन 5 आया। लेकिन अगर आप बाकी को देखें 1/0.1 ये आपका 10 होता है, ये आपका 11 होता है, ये आपका 10 होता है और ये आपका 10.67 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको हटा देते। बाकी जो 10 है, 11 है, 10 है, 10.67 है, इन सबको हम जोड़ देंगे, हमको मीन निकालना है तो इन सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 10.42 करीब आ जाएगा। आपको लेबल डायग्राम के हिसाब से बताना है कैसे आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। कॉम्बिनेशन जब 3 रेजिस्टर्स का होगा R1, R2, R3, जिसको पैरेलल में लगाया जाएगा। इसके साथ आपको ये बताना है कि कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, एमीटर और वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे सर्किट में जब हम करंट मेजर करना चाहेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहेंगे जो 3 रेजिस्टर्स है उनके अक्रॉस, किसी 3 रेजिस्टेंस है उसमें किसी एक के अक्रॉस, वन ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमको जैसे R1, R2, R3 ऐसे पैरेलल में लगाएंगे। जो पैरेलल है X और Y के बीच में
देखिएगा ये एक्स और वाई पॉइंट है, इनके बीच में हम रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। यहाँ पर हमारी बैटरी है, यहाँ पर हमारा की है, और इसके सीरीज में यहाँ एमीटर लगाएंगे, और जो यहाँ पर आपके रेजिस्टेंसेस है उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। ऐसे होगा, यूं बनेगा। तो हम करेंगे क्या, जो वोल्ट मीटर है इसको हम पैरेलल में लगा देंगे इन तीनों रेजिस्टर के साथ, टर्मिनल एक्स और वाई के साथ। आप की को क्लोज करेंगे और फिर एमीटर की रीडिंग लेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे। एमीटर आपको बताएगा कि कितना टोटल करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन द्वारा लिया जा रहा है, इन रेजिस्टर्स द्वारा लिया जाता है, और साथ में वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि वोल्टेज क्या अप्लाई किया गया इसके अक्रॉस। आप ओम लॉ लगाएंगे और आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा V बाय, ये वोल्टमीटर रीडिंग V देगा, A आपका I देगा, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो V बाय I आएगा। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस 1 बाय RP होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर इसको समझना चाहे कि ये कैसे आया है, तो अगर यहाँ से I आ रहा है तो ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से I होता है V बाय R, इसके लिए भी V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। V सबके लिए कॉमन क्यों कर दिया हमने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तीनों के अक्रॉस सेम है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो V कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आपको पता करना है कि करंट फ्लो क्या है किसी भी एक रेजिस्टर में, तो किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी एक ले लीजिए, उसके यहाँ पर आप वोल्टमीटर लगा दीजिए। तो अगर आपको करंट फ्लो पता करना है किसी भी रेजिस्टर के, तो एमीटर को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सीरीज में है रेजिस्टर के साथ, और जो रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आपको निकालना है उसके आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा ये वोल्टमीटर, ये आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, हीट जो प्रोड्यूस होगी, एक करंट फ्लो कर रहा है, टाइम इंटरवल इसका इतना दिया हुआ है, एक रेजिस्टर R है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V। आपको ये बताना है कि रिलेशन का नाम क्या है, कितनी हीट एक इंस्ट्रूमेंट है जो 12 वॉट का है वो 1 मिनट में प्रोड्यूस करेगा यदि इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी जो 12 वोल्ट का है। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में, अब काम करते हैं हम A और B। ये जो है आपका रेजिस्टर हो गया जिसका रेजिस्टेंस है R। अब क्या किया, यहाँ एक हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पर की लगा दी। हमने माना कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है जो इसके A और B के अक्रॉस हमने लगाया। अब अगर आप W को वर्क कहें, जो वर्क डन होगा, ये चार्ज को Q यहाँ से यहाँ तक इसको बहाना है, तो जो V होगा W बाई Q, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, W इक्वल टू वी क्यू होता है। अब Q क्या होता है, Q होता है IT, तो इसकी जगह IT लिख दीजिए, तो वर्क डन क्या हो गया, VIT। तो वर्क डन VIT हो गया। अब V की जगह IR लिख दीजिए, तो आपका IR यहाँ डालेंगे तो I स्क्वायर RT आ गया। ये आपका हीट का एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन आपको बताएगा कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर में। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और 1 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आप जानते हैं कि हीट होता है पावर इनटू टाइम। पावर आपका 12 वॉट है और टाइम आपको कहा गया है 1 मिनट। 1 मिनट को हम 60 सेकंड कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 720 जूल आ जाएगा। आपको एक्सप्रेशन बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जब 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हो। तो इसमें देखिए हमने 3 रेजिस्टेंस लिए R1 R2 R3, इनको हमने पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल में लगाया तो अब देखिए I1 क्या है, अगर ये I है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। अब I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V यहाँ होगा, V यहाँ होगा, V यहाँ होगा, जो आपने V अप्लाई किया हुआ है। तो I1 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ओम्स लॉ में I1 होता है V बाय R, इस तरह का I2 हो जाएगा V बाय R2, I3 हो जाएगा आपका V बाय R3। तो V इक्वल टू आई आर, ये हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माने, V हमारा टोटल है, I आपका टोटल है, R आपने कहा R टोटल नहीं है, तो आप I की जगह क्या लिखेंगे, V बाय आर पी। अब ये जो हमने पहले बताया था कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें ये तीनों संख्या है और ये जो फाइनल है उसको लिख दीजिए, ये V कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका क्या आएगा 1 बाय RP, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दो रेजिस्टर है 10 ओम और 15 ओम के, इसको आपने कनेक्ट किया सीरीज में, बैटरी है 6 वोल्ट की।
किस तरीके से जो वैल्यू है करंट जो पास हो रहा है इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए ये सीरीज में जब सीरीज होता है तो अगर आप रेजिस्टेंस यू लें और यू लें तो सीरीज में तो करंट दोनों में सेम जाएगा, तो इसमें जितना आई जाएगा उतना आई जाएगा, तो 1:1 हो गया आपका। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसको बेंड कर दिया गया, एक क्लोज स्क्वायर बना दिया गया। आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके डायगोनल के अक्रॉस क्या होगा। तो ये जो 5 ओम है इसको देखिए यहाँ पर, ये इसको हमने स्क्वायर बना दिया, यानी कि इस तरीके से स्क्वायर होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। आपको डायगोनल के अक्रॉस निकालना है। जैसे ही डायगोनल बनाएंगे ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका जब ये सीरीज में मतलब एक फाइनल इसका ये आएगा, मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इसका फाइनल यूं आएगा और इसका फाइनल यूं आएगा। तो अब ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला ये आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, क्या होगा 5+5 है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को मतलब इसको इसको जोड़ेंगे सीरीज में तो 5+5, इसको इसको जोड़ेंगे तो 5+5। अब ये दोनों पैरेलल में मैंने बताया आपको, तो 1/5+5 प्लस 1/5+5 यानी कि 1/10 प्लस 1/10 1/R इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट आपका 5 ओम आ जाएगा। इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें 5 सेल है, 2 वोल्ट के सेल है आपके 5। एक 20 ओम का रेजिस्टर है, एक 30 ओम का रेजिस्टर है, एक प्लग की है, सारे के सारे सीरीज में लगे हैं। आपको जो करंट फ्लो कर रहा है 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू ये भी बताना है, और जो पावर कंज्यूम कर रहा है 30 ओम रेजिस्टर ये भी बताना है। तो देखिए ये 20 और 30 दोनों सीरीज में है, तो 20 और 30 का मतलब हुआ 50, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 50। अगर आपको करंट बताना है तो देखिए 5 सेल है, 2 वोल्ट ईच है, यानी कि कुल मिला के आपका 10 वोल्ट हो गया है ना। तो 10 वोल्ट बाय 50 रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा करंट। ये इसमें भी यही करंट आएगा, इसमें भी यही करंट आएगा। अब पावर अगर आपको बताना है जो 30 ओम कितना कर रहा है, तो I²R फॉर्मूला लगाएंगे। आई कितना जा रहा है अभी अभी हमने निकाला, रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस पे निकालना है पावर 30 ओम, तो I²R 30 यानी कि 1.2 वाट आपका आ जाएगा। एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसको इस तरीके से ड्रॉ किया गया ताकि जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया ट्वाइस ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले लेंथ L थी फिर 2L हो गई। आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस वायर का नई सिचुएशन में। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूला हमें पता है। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो L2 हो रहा है वो 2L1 है, यानी कि जो ये अगर ये L2 मालूम है तो किसके बराबर है, ये ट्वाइस ऑफ L है ना। तो अब इसमें देखिए एक सिनेरियो हम बनाते हैं, जो वॉल्यूम पहले का है वॉल्यूम दूसरे का बराबर तो रहेगा, यानी वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, यानी A1L1 इक्वल टू A2L2। अब इस रिलेशनशिप से हमें क्या मिला, इस रिलेशनशिप से भी तो कुछ मिला, L2/L1 आपका हो गया 2, तो L2/L1 अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो A1/A2 हो गया L2/L1 जो कि 2 है ना। तो इस जगह पे अब अगर आपके पास A1/A2 आ गया तो इस A1/A2 की जगह आप रख दीजिए ये जो आपको मिला, और L1/L2 तो खैर आपके पास है ही, तो ये आप दोनों अगर हम लिख देंगे तो L1² जो कि हमारे पास पता है L1/L2 हमारे पास 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि R1/R2 है, आपको R2 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू R1 हो जाएगा। R1 आपको खैर दे ही रखा है 20 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आपको ओपन और क्लोज सर्किट में अंतर बताना है। तो जो अरेंजमेंट है ताकि हम कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन कर सके इलेक्ट्रिक करंट का, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है जैसे बैटरी वगैरह वगैरह, अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कनेक्टेड है एक दूसरे से कंडक्टिंग वायर के थ्रू, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक ओपन सर्किट में कोई करंट बहेगा नहीं, लेकिन क्लोज सर्किट है उसमें करंट बहेगा। दो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 5 और 10 ओम दिया है, इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी, इसका ईएमएफ है 6 वोल्ट। आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, आपको मिनिमम करंट चाहिए, दोनों ही केस है। कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस को ईच केस में, और कैसे जो स्ट्रेंथ है टोटल करंट जो पूरा करंट है सर्किट में वो क्या होगा इसका। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। जब हम सीरीज में लगाते हैं तो जो ये 5 है और ये 10 है, तो कुल मिला के कितना होगा 15। 15 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 15 जो है 10 से भी बड़ा है। अगर यही मैं इसको पैरेलल में लगा दूं
ये 5 है, ये 10 है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा 1/5 प्लस 1/10। कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो 5 और 10 दोनों से ही छोटा होगा। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर होता है। आई इक्वल टू क्या होगा V/R। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से इसका उत्तर होगा। देखिए जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हमको मैक्सिमम करंट चाहिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इसका मतलब रेजिस्टर को हमको पैरेलल में लगाना होगा। ये समझ गया। अगर हमको मिनिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब है, जब हम इसको सीरीज में लगाएंगे। इसको निकालना कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया 1/5 प्लस 1/10, ये हम इसको हमने पैरेलल में लगाया। इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, 10/3, इसको उल्टा कर दीजिएगा। अब आई मैक्स कैसे निकालेंगे, V/RP, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हुआ 10/3, 6, ये वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। अगर आपको आई मिनिमम निकालना है तो V/RS, RS क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में, जो कि हमने 5 प्लस 10 किया 15, 6/15, 6/10/3, ये आपका 1.8 आया, ये आपका 0.4 आया। आपको वोल्ट बताना है क्या होता है। तो जब 1 जूल का काम किया गया 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, कहां से, इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हुआ, जिस पॉइंट पे इसको लाया वो 1 वोल्ट हुआ। आपको रिलेशनशिप बताना है वर्क, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक सर्किट के। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो दो टर्मिनल है बैटरी के, यदि 100 जूल का काम की जरूरत होगी, 20 कूलम को जो चार्ज है उसको एक टर्मिनल बैटरी से दूसरे टर्मिनल में ले जाना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, हम जानते हैं वर्क डन होता है V/Q। बस यही करना है आपको। आपके पास W है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जूल, आपके पास जो चार्ज है वो दिया है 20, तो V निकालने के लिए आप करेंगे W/Q, जो 5 वोल्ट आएगा। आपको बताना है कूलम क्या होता है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप है, पहले कूलम देख लेते हैं। तो देखिए Q इक्वल टू आई टी या I इक्वल टू Q/T, ये हमें पता है। ठीक, तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है वायर में 1 सेकंड के लिए, तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसके एंड के थ्रू, उसी को हम 1 कूलम कहते हैं। ये डेफिनेशन है कूलम की। अब जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज मूव कर रहा है कंडक्टर में और टाइम फ्लो हो रहा है, वो सिंपली आपके पास है जो रिलेशनशिप है आई, क्यू और टी के बीच में, वन में मैंने आपको बताया, यानी कि आई इक्वल टू Q/T। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये जो सवाल है 20 मिनट के लिए आपको चार्ज पता करना है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 मिनट के लिए, यदि जो वैल्यू है करंट की वो 200 मिली एम्पियर है। तो क्योंकि 20 मिनट है तो 20 इंटू 60 आपका टाइम हो गया, ये आपका 200 मिली एम्पियर हो गया, यानी कि आई 200 मिली एम्पियर की करंट है, मिली की जगह 10 की पावर -3 कर दीजिए, टी आ गया, आई आ गया, क्यू निकालने के लिए आई इंटू टी कर दीजिए, आपका 240 कूलम आ जाएगा। अगला सवाल है, किस तरीके से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो रिलेटेड है डायरेक्शन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहेंगे तो करंट इस तरफ बहेगा, बस इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हम इलेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करते नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जहां पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है जो कि मूव नहीं करता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं। आपको करंट निकालना है सर्किट में, यदि 500 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 10 मिनट में, तो सीधा हम Q इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Q हमारे पास है, टाइम हमारे पास, क्योंकि आपको 10 मिनट दिया हुआ है तो 10 इंटू 60 कर देंगे, तो ये आपका टाइम 10 इंटू 60 से 600 सेकंड आ गया। 500 बाय 600 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। दो रेजिस्टर है R1 R2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने कनेक्ट करना है 6 वोल्ट बैटरी से। किस कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 और R2 पे वो सेम होगा, और किस किस कंडीशन में, किस कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा R1 और R2 में सेम होगा। जब हम सीरीज में लगाएंगे तो करंट दोनों में सेम होगा, जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट रहेगा। तो इसका कुछ इस तरीके से है, पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 में सेम रहेगा जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे R1 R2 का, और जब हम R1 R2 का सीरीज में करेंगे तब करंट दोनों में कॉमन रहेगा। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, ये सर्किट है आपके पास, ये सर्किट दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं।
ये 7 ओम है, 5 ओम और 10 ओम है, तो 5 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में है। तो इसका और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, वोल्टेज जो 7 ओम के अक्रॉस है वो निकालना है। तो ये दोनों क्योंकि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये 5 और 10 जो है ये पैरेलल में है, तो 1/R1 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका। अब ये और ये 7 और ये दोनों आपके सीरीज में है, तो 7 और 3.3 को जोड़ दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। करंट निकालना है तो V/R यानी कि V क्या है आपका 6 वोल्ट, R क्या आ गया 10.33, तो दोनों को डिवाइड करिए 0.58 आ गया। अब आपके पास करंट आ चुका है, 7 ओम पे आपको निकालना है वोल्टेज क्या है, तो 7 को इस 0.58 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.06 वोल्ट आ जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, जो बोर्ड के थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हो सभी की।